गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल अभिमन्यु सिविल सर्विस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं वैदिक सभ्यता का दूसरा टॉपिक, यानी दूसरा लेक्चर। तो देखिए, कल अपन ने जो लेक्चर पढ़ा था उसमें अपन ने पढ़ लिया था वैदिक कालीन नदियों तक अपन पढ़ चुके थे। वैदिक सभ्यता क्या थी, आर्य कौन थे, कहाँ से आए थे, इनका मूल निवास स्थान क्या था, इनका प्रमुख व्यवसाय क्या था, ये सब अपन कल के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज अपन देख रहे हैं वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, कि वैदिक कालीन जो व्यवस्था थी उसमें राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। तो आज अपन देख रहे हैं वैदिक काल की राजनीतिक इकाई थी वो क्या थी, गांव थी। वैदिक काल की जो राजनीतिक इकाई थी वो क्या थी, गांव। तो यहाँ अपन देख रहे हैं वैदिक काल की राजनीतिक इकाई क्या थी, गांव थी। गांव के समूह को अपन क्या कहते थे, विस कहते थे। यानी कि जब गांव मिलते थे, बहुत से सारे गांव मिल जाएं आपस में, उनको अपन ने क्या कह दिया, विस कह दिया। और विस के समूह को अपन जन कहते थे। क्या कहते थे, विस के समूह को जन कहते थे। जन के समूह को गोप कहते हैं, गोप या राजन कहते थे। ये बात समझ में आई। तो देखिए, वैदिक काल की जो राजनीतिक इकाई थी, जो राजनीतिक सबसे छोटी इकाई थी, वो क्या थी, गांव थी। गांव के समूह को, जब बहुत सारे गांव आपस में मिल जाते हैं तो उसको अपन ने क्या कहा, विस। जब बहुत सारे गांव मिलते हैं तो उसको अपन ने जन कहा। जब बहुत सारे जन मिलेंगे तो उसको अपन ने क्या कहा, गोप कहा। समझ गए मेरी बात। अब अपन यहाँ देख रहे हैं वैदिक काल में राजनीतिक जीवन कैसा था, कि इस समय राजनीतिक जीवन कैसा था, तो अपन वो देख रहे हैं अपन। तो देखिए, बेसिकली अगर अपन बात करें, गांव किससे मिलकर बनता है, गांव परिवार से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है, परिवार। जब बहुत सारे परिवार आपस में मिल जाते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, कुल कहते हैं। क्या कहते हैं, कुल। तो देखिए, यहाँ पर गांव की जो सबसे छोटी इकाई होती है, किसी भी गांव में अपन रहते हैं तो गांव में सबसे छोटी इकाई क्या रहती है, परिवार रहती है। परिवार का मुखिया कौन था इस समय, तो देखिए, इस समय जो मुखिया होता था अपने परिवार में, दादाजी हैं, वो घर के मुखिया होते थे। दादी जी, इनके हाथ में गृह मंत्रालय होता था। यानी कि जो सबसे बुजुर्ग या सबसे बड़ा पुरुष होता था उसे अपन क्या कहते थे, परिवार का मुखिया कहते थे। देखिए, जैसा कि आज अपन देख रहे हैं वास्तविक रूप से घर का मुखिया कौन है, माता जी रहती हैं, इनके हाथ में गृह मंत्रालय रहता है कि नहीं। लेकिन हाँ, वैसे पिताजी रहते हैं देखने में, कि लोग कहें कि हाँ पिताजी घर के मुखिया है, लेकिन घर का संचालन कौन करता है, माता जी। समझ गए मेरी बात। तो गांव की जो सबसे छोटी इकाई होती है तो क्या होती है, परिवार। क्या होती है, परिवार। यहाँ पे अपन देख रहे हैं गांव की सबसे छोटी इकाई क्या है, परिवार। जब एक गांव में बहुत सारे परिवार होते हैं, किसी भी गांव में आप देख रहे हैं बहुत सारे परिवार मिलते हैं, तो उनको अपन क्या कहते हैं, कुल कहते हैं। क्या कहते हैं, कुल। जब बहुत सारे कुल मिल जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, एक गांव का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, एक गांव का। क्योंकि एक गांव में आप देख सकते हैं बहुत सारे कुल रहते हैं, बहुत सारे कुल के लोग रहते हैं, जिनसे मिलकर क्या बनता है, गांव बनता है। गांव बोल तो ग्राम बनता है। इन्हीं बहुत सारे ग्रामों को मिलाकर क्या बनता है, विस बनता है। क्या बनता है, विस। जब बहुत सारे ग्राम मिल जाते हैं तो एक विस का निर्माण करते हैं। जब बहुत सारे विस मिल जाते हैं तो एक जन का निर्माण करते हैं। देखिए, ये तो था वैदिक कालीन दृष्टि से देख रहे थे। तो अपन आज की दृष्टि से अगर इसको अपन देखें, देखो, आज परिवार को परिवार ही बोलते हैं, कुल को कुल ही बोलते हैं, ग्राम को ग्राम ही बोलते हैं। अब ये आज की दृष्टि से अगर अपन इनको देखें तो आज अपन इनको क्या कहते हैं, तो देखिए, विस। विस समझ रहे हैं आप। विस बोले तो आज की अपनी तहसील। क्या, आज की तहसील क्या है, विस कही जाती है। ग्राम बोले तो आज का अपना गांव।
गांव को अपन क्या कहते थे पहले? ग्राम। जब बहुत सारे गांव मिलते हैं तो एक किसका निर्माण करते हैं? तहसील का निर्माण करते हैं। समझ गए मेरी बात? किसका निर्माण करते हैं? जब बहुत सारी तहसीलों को मिला दिया जाता है तो किसका निर्माण किया जाता है? तो जिले का निर्माण किया जाता है। किसका? तो जिला बनते हैं। जब बहुत सारी तहसीलें मिल जाती हैं तो क्या बनते हैं? जिला। जब बहुत सारे जिले बन जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? राज्य का निर्माण करते हैं। किसका? राज्य का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहा गया है ऋग्वेद में? राष्ट्र कहा गया है। देखिए क्वेश्चन बनता है यहां से कि सबसे पहले राष्ट्र शब्द का प्रयोग कहां पर किया गया है? तो सबसे पहले जो राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया गया था वो कहां किया गया था? ऋग्वेद में किया गया था। लेकिन ऋग्वेद में सिर्फ और सिर्फ इसका उल्लेख एक ही बार मिलता है। ऋग्वेद में राष्ट्र शब्द का उल्लेख कितने बार मिल रहा है? हमें एक बार इसका उल्लेख मिल रहा है। देखिए ऋग्वेद में जो था वो जन तक ही था। कहां तक था? जन। जन से ही मिलाकर क्या बना दिया गया था? राष्ट्र बना दिया गया था। समझ गए? अब देखिए अपन आगे देख रहे हैं कि इनका मुखिया कौन था उस समय, इन चीजों का मुखिया कौन था। तो अपन यहां देख रहे हैं जैसे परिवार के मुखिया को गृहपति कहा जाता है। क्या कहा जाता था? गृहपति। आज भी अपन देखते हैं जो परिवार होता है उसका मुखिया कौन होता है? दादा दादी होते हैं। बेसिकली दादाजी, इन्हीं की घर में चलती रहती है परिवार में। अगर दादाजी नहीं है तो आप और हमारे पिताजी ही घर के वास्तविक मुखिया होते हैं, जबकि गृह मंत्रालय माताजी के हाथ में रहता है। ये हम अभी बता ही चुके हैं। तो देखिए पूछा जाता है इसमें वैदिक कालीन राज्य व्यवस्था कैसी थी और इनका मुखिया कौन था। तो देखिए परिवार का मुखिया कौन होता था? गृहपति होता था। जब बहुत सारे परिवार मिले तो एक कुल का निर्माण किया। कुल का मुखिया कौन होता था? तो कुल के मुखिया को अपन कुलपति कहते थे। क्या कहते थे? कुल के मुखिया को अपन कुलपति कहते थे। जब बहुत सारे कुल मिलते हैं तो एक गांव का निर्माण करते हैं, ग्राम का निर्माण करते हैं। ग्राम का मुखिया ग्रामणी होता है। क्या होता था? ग्रामणी होता था। जब बहुत सारे ग्राम मिलते हैं या गांव मिलते हैं तो वो एक विष का निर्माण करते हैं, जिसे हम आज तहसील कह सकते हैं। समझ गए? तो तहसील का मुखिया या विष का मुखिया उस समय कौन था? तो उस समय जो होता था वो विषपति होता था। कौन होता था? विषपति को अपन विष का मुखिया कहते थे। आगे अपन देख रहे हैं जब बहुत सारे विष मिलते हैं, विषों को मिलाकर जन का निर्माण किया जाता था। किसका? जन का। अब जन के मुखिया को अपन गोप, रक्षक या राजन कहते थे। जन बोले तो आज का अपना जिला। समझ गया मेरी बात? आज का अपना क्या है? जन से तात्पर्य जिले से है। तो इसका मुखिया कौन होता था? जन का गोप, रक्षक या राजन। अब ये जो व्यवस्था थी जो गोप, रक्षक, राजन की, इसे हर कोई व्यक्ति नहीं बन सकता था। ये वंश परंपरा के आधार पर बनता था। एक ही वंश के लोग बनते जाते थे। इनका काम क्या था? इनका काम जो था इन सभी लोगों की रक्षा करना। क्या करना? रक्षा करना। या समूह से संबंधित कोई जो इनका पूरा एक संघ होता था, इनसे संबंधित अगर कोई युद्ध वगैरह है तो उस युद्ध को करना ही इनका काम होता था। ये बात आपने यहां तक देख ली है। अब इसके आगे अपन देखने जा रहे हैं कि यहां पर जो व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक तो थी लेकिन लोकतंत्रात्मक भी व्यवस्था थी। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपन आगे चल रहे हैं। देखिए अब अपन देख रहे हैं कि वैदिक काल में जो व्यवस्था थी वह कैसी थी। तो वैदिक काल में जो व्यवस्था थी वह राजतंत्रात्मक एवं लोकतंत्रात्मक दोनों प्रकार की हमें यह व्यवस्था देखने को मिलती है। कौन कौन सी? राजतंत्रात्मक व लोकतंत्रात्मक। यह दो प्रकार की व्यवस्था हमें देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं कि ये राजतंत्रात्मक व्यवस्था
क्या होती है। तो देखिए, राजतंत्रात्मक व्यवस्था का तात्पर्य कि राजा का शासन, किसका, राजा का शासन ही राजतंत्रात्मक व्यवस्था है। ये सभी लोगों पर, यहाँ के सभ्यता के लोगों पर प्रत्येक क्षेत्र वाई क्षेत्र इनका शासन होता था। इसे अपन कहते हैं राजतंत्रात्मक व्यवस्था। अब बात करते हैं लोकतंत्रात्मक, यानी दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं मिली हैं। लोकतंत्रात्मक से आशय है कि लोगों का शासन, किसका, लोगों का शासन, लोगों के द्वारा ही किया जाता था शासन। क्योंकि देखिए, यहां व्यवस्था एक तरीके से देखा जाए तो राजतंत्रात्मक भी थी और लोकतंत्रात्मक बोले तो ये लोग स्वतंत्र थे। घर का मुखिया देखिए अलग होता था, समूह का मुखिया इनका अलग होता था। यानी कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, हमें दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद में जो हमें व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं वह कितने प्रकार की थी। तो वह 2 प्रकार की थी। कौन कौन सी? नंबर पहला लोकतंत्रात्मक और नंबर दूसरा राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ऐसा नहीं कि राजा स्वतंत्र हो, सर्वे सर्वा हो, ऐसा नहीं। राजा पर नियंत्रण करने के लिए 3 प्रकार की समितियां बनाई गई थी। समझ गए मेरी बात? राजा पर नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण संस्थाएं थी, वो कितनी थी? 3। तो देखिए, अपन ने यहाँ के अगला पॉइंट लिया है, राजा पर नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण संस्था थी। कितनी थी ये महत्वपूर्ण संस्था? 3 महत्वपूर्ण संस्थाएं थी। कितनी थी? 3 महत्वपूर्ण संस्थाएं थी। इनके माध्यम से राजा पर नियंत्रण किया जाता था। अब अपन बात कर रहे हैं वो 3 महत्वपूर्ण संस्थाएं कौन कौन सी थीं। तो अभी अपन तीनों संस्थाओं को क्रम बाय क्रम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं जो महत्वपूर्ण संस्था थी, विदथ। विदथ संस्था जो थी, यह जो संस्था थी वो आम लोगों की संस्था थी। कैसी थी? आम जन के लोगों के द्वारा यह संस्था बनाई गई थी। समझ गया मेरी बात? तो देख रहे हैं पहला पॉइंट अपन ने क्या लिया, यह आम लोगों की सभा थी। कैसी थी? आम लोगों की सभा थी जो विद्या एवं ज्ञान से संबंधित थी। समझ गए? इसमें जो नागरिक होते थे वो विद्या एवं ज्ञान, एक शब्द में है, ज्ञान का अर्जन करते थे। समझ गए मेरी बात? तो यह सभा किससे संबंधित है? ज्ञान व विद्या से संबंधित है। कौन सी? विदथ। इसमें देखिए, इसमें विदथ में महिलाओं को भी भाग लेने का अधिकार था। इस सभा में महिलाएं भी भाग ले सकती थीं। समझ गए मेरी बात? अगला महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, इस सभा में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार प्राप्त था। ये बात क्लियर हुई। अब देखिए, विदथ को नरिष्ठा भी कहा गया है। विदथ के लिए एक नया नाम है नरिष्ठा। विदथ को नरिष्ठा के नाम से भी जाना जाता है। अब बात कर रहे हैं कि विदथ शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में कितनी बार किया गया है। तो इस विदर्थ शब्द का जो प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है वो 122 बार किया गया है। कितने बार किया गया है? 122। अब ऋग्वेद में क्यों किया गया? अरे भैया, इस सभ्यता की जो जानकारी हमें मिल रही है वो हमें ऋग्वेद से ही तो मिल रही है, यानी कि वैदिक कालीन सभ्यता। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? वैदिक कालीन सभ्यता। क्योंकि इस सभ्यता की जानकारी हमें कहाँ से मिल रही? वेदों से। वेदों में भी ऋग्वेद से मिल रही है सबसे पहले। तो ऋग्वेद में विदथ शब्द का उल्लेख 122 बार किया गया है। ये बात क्लियर हुई। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट सभा पढ़ने या संस्था पढ़ने जा रहे हैं, वो पढ़ेंगे अपन सभा। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको मैं मिट देता हूँ। देखिए, इसके बाद अपन एक नई चीज पढ़ने जा रहे हैं, सभा। अपन ने अभी क्या पढ़ लिया? विदर्थ पढ़ लिया कि 3 समितियां होती थी, उसमें विदर्थ पढ़ ली। अब इसके बाद अपन सभा पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, सभा की अगर अपन बात कर रहे हैं तो यह जो थी श्रेष्ठ लोगों की सभा थी। इसमें अच्छे पढ़े लिखे लोग, इसमें अच्छे पढ़े लिखे एवं श्रेष्ठ लोग भाग लेते थे। समझ गए? इसमें क्या लेते थे? अच्छे पढ़े लिखे लोग एवं श्रेष्ठ लोगों की सभा थी। इसका मुख्य जो काम होता था, इसका काम क्या था? इसका जो काम था
कि जो गांव के ग्राम के जो आपसी या सामूहिक मामले होते थे, ग्राम के सामूहिक मामलों का निराकरण करना किसका काम था? सभा का। तो देखिए इसका क्या काम था? सामूहिक मामलों का निराकरण करना। अब सामूहिक मामले क्या होता था? पहले गांव में एक बढ़िया पीपल या बरगद का वृक्ष होता था, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये चबूतरा बना हुआ होता था नीचे। ये 5 लोग आपको दिख रहे हैं, ये क्या होते थे? पंच होते थे। क्या होते थे? गांव के पंच होते थे। और जो लोग जो सभा जिनका निराकरण करना होता था, वो इस चबूतरे के नीचे आकर बैठ जाते थे। कहाँ बैठ जाते थे? देखो कुछ लोग आपको बैठे दिख रहे हैं, ये आराम से बैठ जाते थे और उन पंचों को अपनी सारी गाथा सुनाते थे, कथा सुनाते थे। फिर उसके बाद यह पंचगण क्या करते थे? फैसला करते थे कि किसके पक्ष में, निष्पक्ष रूप से फैसला करते थे। और यहीं पर इनके जो सामूहिक मामले होते थे, लड़ाई झगड़े हो, कुछ भी संबंध हो, उनका निराकरण यहीं कर दिया जाता था, राजा के पास नहीं जाया जाता था। जैसे आज भी कई गांवों में पंचायत होती है, पंचायत के द्वारा ही इनका निराकरण पंचों के द्वारा कर दिया जाता है। लेकिन बेसिकली तो आज देखा जाए थाने, कोर्ट कचहरी, अदालतें वगैरह बनी हुई हैं इनका निराकरण करने के लिए। ये बात क्लियर हुई। इसके बाद आगे अपन देख रहे हैं कि इस सभा का ऋग्वेद में कितने बार उल्लेख किया गया है। तो इस सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख किया गया। कितने बार उल्लेख किया गया? 8 बार उल्लेख किया गया है। समझ गया कितने बार उल्लेख मिल रहा है? सभा का क्वेश्चन बनता है। तो सभा का जो उल्लेख मिल रहा है वो हमें 8 बार मिल रहा है। इसके अलावा इस सभा में महिलाओं को भी, किसको? महिलाओं को भी भाग लेने का अधिकार था। इसका अगला पॉइंट क्या है? महिलाओं को भी भाग लेने का अधिकार प्राप्त था। अब यहाँ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि कितनी समितियों में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था। पहले तो आपको बता दें समितियाँ कितनी थीं। समितियाँ थीं 3। कौन कौन सी? विदर्थ, सभा और समिति। ये 3 थीं। इनमें से 2 में, कौन कौन सी में? विदर्थ और सभा में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार प्राप्त था। अब आप समझ ही सकते हैं कैसे। कहीं बाई चांस 2 महिलाओं में आपस में झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई किसी भी चीज़ को लेकर, तो वो कहाँ जाएंगी? इन पंचों के पास जाएंगी, उनका निराकरण ये पंच करेंगे। तो महिलाएं भी इसमें क्या लेंगी? भाग लेंगी। ये बात क्लियर हुई। इसके बाद अपन आगे पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट समिति। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद अपन महत्वपूर्ण संस्था पढ़ने जा रहे हैं, तीसरे नंबर की समिति। तो देखिए समिति की बात करें अपन, तो यह समिति किन से मिलकर बनती थी इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो यह जो समिति थी वो प्रतिनिधि व प्रतिजनों से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है? प्रतिनिधि व प्रतिजनों से मिलकर बनी होती थी या बनी थी। इसमें कौन कौन से वर्ग के लोग भाग लेते थे? तो इसमें धनाढ्य वर्ग, जो लोग व्यापारी गण होते थे, धनी लोग होते थे, रुपया पैसा अधिक होता था, वो लोग इसमें भाग लेते थे। इसके अलावा युवा वर्ग, तो नई जो युवा पीढ़ी होती थी वह भी इस समिति में भाग लिया करती। देखो युवा वर्ग हो गया अपना, धनाढ्य वर्ग हो गया। इसके अलावा ब्राह्मण वर्ग, तो ब्राह्मण वर्ग के जो लोग होते थे वह भी समिति में क्या करते थे? भाग लेते थे। इनका मुख्य काम क्या था? यानी कि समिति का मुख्य काम क्या था? इसका जो मुख्य काम था वो राजा पर नियंत्रण करना कि राजा सही तरीके से काम कर रहा है प्रजा हित के लिए, प्रजा कल्याण के लिए, कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो ठीक है,
अगर नहीं कर रहा है तो उसको यह पद मुक्त कर देते थे, यानी पद से हटा देते थे, उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को राजा बना देते थे। तो देखिए समिति का मुख्य काम क्या था? राजा पर नियंत्रण करना, राजा की नियुक्ति करना और राजा की पद मुक्ति करना। ये बात समझिए, पद से हटाना, उसे नियुक्त करना और उस पर नियंत्रण करना किसका काम था? समिति का काम था। ये बात क्लियर हुई? तो अपन देख रहे हैं इसका काम क्या था? राजा की नियुक्ति व पदमुक्ति व नियंत्रण करना। अगला पॉइंट अपन इसमें देख रहे हैं, अपन ने देखा था सभा पढ़ी थी, विदर्थ पढ़ा था। इन दोनों में महिलाएं भाग ले सकती थी, लेती थी, परंतु समिति में महिलाएं भाग नहीं लेती थीं। तो अगला पॉइंट क्या है? इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती थीं। समझ गया मेरी बात? देखिए इसके बाद अपन बात कर रहे हैं, जो अपन ने वेद पढ़े हैं, 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसके बारे में हमें अथर्ववेद में जानकारी मिलती है। और जानकारी क्या मिलती है? तो देखिए अथर्ववेद में सभा एवं समिति को, किसको? सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में क्या कहा गया है? सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इनका मुख्य काम क्या था? इनका मुख्य काम था राजा पर नियंत्रण करना, राजा की नियुक्ति करना और राजा की पद मुक्ति करना। तो देखिए अपन ने यहाँ लिखा है कि अथर्ववेद में सभा एवं समिति, किसको? सभा एवं समिति को प्रजापति की, किसकी? प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये बात क्लियर हुई? इनका काम राजा पर नियंत्रण करना, राजा पर नियंत्रण करना, राजा की नियुक्ति करना, राजा की पद मुक्ति करना था। ये बात क्लियर हुई? अब अपन इसके आगे पढ़ने जा रहे हैं, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए इसके बाद अपन देख रहे हैं कि वैदिक काल में जो समाज होता था, कि वैदिक काल में समाज कैसा था, समाज में प्रधानता किसकी थी। तो वैदिक काल में जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था, यानी कि घर में या परिवार में पिता की चलती थी। किसकी थी? पिता की चलती थी। समाज की सबसे छोटी इकाई, जैसा कि हमने अभी बताया आपको कि समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार थी। समझ गया मेरी बात? तो वैदिक काल में जो समाज था कैसा था? पितृसत्तात्मक था। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वैदिक सभ्यता में या आर्य सभ्यता में समाज कैसा था? तो समाज जो था पितृसत्तात्मक था। और वैदिक सभ्यता की सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार। आज भी सबसे छोटी इकाई अपन देखते हैं तो परिवार ही है, क्योंकि परिवार से छोटी कोई इकाई नहीं होती है। क्योंकि शादी हो गई, शादी के बाद क्या हो जाता है? वो एक परिवार हो जाता है। तो देखिए सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार थी। तो इस समय जो था वो परिवार के मुखिया को अपन क्या कहते थे? कुलप कहते थे। क्या कहते थे? कुलप। कुलप या गृहपति कहा जाता था। क्या? घर का स्वामी। समझ गए? घर का प्रधान कार्यकर्ता कौन था? पिता था। आज भी पिता ही है। समझ गए मेरी बात? तो देखिए क्या देखना अपन को, यहाँ इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है कि वैदिक काल में समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक था। और समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार थी। परिवार के मुखिया को कुलप या गृहपति कहा जाता था। समझ गए? शुरू में समाज में, देखिए अपन सामाजिक दृष्टि से देख रहे हैं तो इस सभ्यता के प्रारंभ में समाज में कोई वर्गीकरण नहीं था। वर्गीकरण बोले तो किसी भी प्रकार की कोई जाति या वर्ण व्यवस्था नहीं थी, यानी बढ़िया समाज चल रहा था ऐसी, बिना जाति व्यवस्था के, बिना वर्ण व्यवस्था थे। लेकिन ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के
पुरुष सूक्त में, किसमें? पुरुष सूक्त में। काय के? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमें 4 वर्णों, वर्ण बोले तो 4 जातियों, किसका? 4 जातियों का उल्लेख मिला है या उल्लेख आता है। समझ गए मेरी बात? ये उल्लेख 4, सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि वर्ण व्यवस्था की जानकारी हमें सबसे पहले कहां से मिल रही है? तो अपन कहेंगे ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सबसे पहले वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिली है। यानी वर्ण शब्द का प्रयोग सबसे पहले, या जाति शब्द का प्रयोग सबसे पहले, वर्ण, जाति नहीं, वर्ण शब्द का प्रयोग सबसे पहले ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में आया है। और यहाँ पर हमें 4 वर्णों की जानकारी मिल रही है। 4 वो कौन कौन से वर्ण थे? देखिए, पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। अब देखिए इस मंडल में क्या लिखा मिल रहा है कि जो ब्राह्मण है वह परम पुरुष के मुख से उत्पन्न हुआ है। जो परम पुरुष था उसके मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हो रही है। ब्राह्मण जाति जो थी कहाँ से निकली है? मुख से निकली है। इसके अलावा क्षत्रिय जाति का जो उत्पन्न हुआ है वो परम पुरुष की भुजाओं से हुआ है। किससे? भुजाओं से हुआ है। समझ गए मेरी बात? ब्राह्मण किससे हो रहा है? मुख से उत्पन्न हो रहा है। इसके अलावा क्षत्रिय किससे हो रहा है? भुजाओं से हो रहा है। समझ गए? वैश्य परम पुरुष की जांघों से उत्पन्न हो रहा है। किससे हो रहा है? जांघों से। जबकि शूद्र की उत्पत्ति परम पुरुष के पैरों से हो रही है। क्या देखिए, आज की दृष्टि में देखें अपन, क्या ये संभव है? ऐसा तो कतई भी संभव नहीं है कि ब्राह्मण मुंह से निकल पड़ा, क्षत्रिय भुजाओं से उत्पन्न हो गए और वैश्य जांघों से उत्पन्न हो गए, शूद्र पैरों से उत्पन्न हो गए। ऐसा तो कहीं भी संभव नहीं हो सकता। लेकिन ये जो लिख दिया गया है, जो लिखा मिल रहा है, वो अपन को पढ़ना ही पड़ेगा। ये बात समझ में आई? तो देखिए कहाँ पर हमें वर्ण व्यवस्था की सबसे पहले जानकारी मिल रही है? तो वर्ण व्यवस्था की सबसे पहले जानकारी हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिल रही है, वर्ण व्यवस्था की। अब देख लेते हैं क्या ये वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित थी या कर्म आधारित थी। तो देखिए यह जो व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर थी। कैसी थी? कर्म। यानी कि जो व्यक्ति जैसा कार्य करता था वो उसी जाति का कहलाता था। कोई भी व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो उसी के अनुसार उसकी जाति डिसाइड की जाती थी। एक ही परिवार में एक से अधिक जातियों के लोग मिल जाते हैं। जैसे हम आपको बता दें, ब्राह्मण जैसे कोई पूजा पाठ का काम कर रहा है, भगवान की पूजा कर रहा है, तो उसको क्या कह दिया? ब्राह्मण कह दिया। समझ गए? तो वो क्या हो गया? ब्राह्मण हो गया। कोई युद्ध वगैरह लड़ रहा है, राजा की सहायता कर रहा है, युद्धों में भाग ले रहा है, तो उसे क्या कह दिया? उस व्यक्ति को क्षत्रिय कह दिया गया। समझ गए मेरी बात? कि क्षत्रिय कौन होते थे? जो युद्ध वगैरह एवं लोगों की रक्षा करते थे, प्रजा की रक्षा करते थे, उनको क्या कह देते थे? क्षत्रिय कह देते थे। वैश्य कौन होते थे? जो व्यापार वाणिज्य का काम करते थे, उनको वैश्य कहते थे। क्या कहते थे? वैश्य। यानी कि व्यापार कर रहे हैं, कोई दुकान खोल ली, परचून का सामान आदान प्रदान कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उनको क्या कह दिया? वैश्य कह दिया। अब शूद्र क्या होते थे? शूद्र वह व्यक्ति होते थे जो किसी के अधीन रहकर काम करते थे, यानी किसी के गुलाम होकर काम करते थे, उनको शूद्र कहा गया है। समझ गए मेरी बात? अब देखिए मैंने अभी यहाँ पर बोला कि एक ही परिवार में एक से ज़्यादा जाति के वर्ण मिल जाते हैं। कैसे मिल जाते हैं? क्योंकि भैया ये व्यवस्था जो थी वो कर्म पर आधारित थी। जैसे मान लो कि मेरी शादी हो गई है और मेरे 4 पुत्र हैं। कितने हैं? 4 पुत्र हैं। 4 पुत्रों में से मेरा बड़ा पुत्र अगर पूजा पाठ कर रहा है,
भगवान में लीन है आस्था में उनकी, तो वो ब्राह्मण कहलाया। क्या कहलाया? ब्राह्मण। जबकि दूसरा पुत्र अगर युद्ध वगैरह में भाग ले रहा है, प्रजा हित के लिए कल्याण का काम कर रहा है, तलवार अस्त्र शस्त्र चला रहा है, तो वो क्षत्रिय जाति का हो गया। कैसी हो गया? क्षत्रिय। अब मेरा एक तीसरे नंबर का पुत्र व्यापार वाणिज्य कर रहा है, चीज़ों को बेच रहा है, तो वो वैश्य हो गया। और मेरा चौथा पुत्र अगर किसी की सहायता बोले तो किसी का दास है, एक तरीके से अपन का दास, किसी की गुलामी कर रहा है, किसी के काम कर रहा है, घर में जाकर उनके काम कर रहा है, तो वो शूद्र कहलाया। तो देखिए यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था तो थी, परंतु कैसी थी? कर्म के आधार पर, जन्म आधार पर। आज जैसी नहीं। आज क्या है? जिस परिवार में आपने, जिस कुल में, जिस जाति में जन्म लिया, आप उसी जाति के कहलाओगे। लेकिन वैदिक काल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो अपन यहां देख लेते हैं क्या लिखा अपन ने। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में हमें 4 वर्णों या जातियों का उल्लेख आता है। कौन कौन सी वो जातियां थी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। समझ गया? ये कैसी नहीं 4 जातियां। परंतु ऋग्वेद में उल्लेख है कि एक ही परिवार में एक से ज्यादा वर्ण, कैसे? एक से ज्यादा वर्ण होते थे। इस तरह वर्ण व्यवस्था तो थी, यानी जाति व्यवस्था तो थी, परंतु जन्म आधारित नहीं, बल्कि कर्म आधारित थी। कैसी थी? कर्म के आधार पर जातियों का निर्धारण किया जाता था। ये तो बात है वैदिक काल की। लेकिन जैसे ही आगे उत्तर वैदिक काल आता है, उत्तर वैदिक काल आता है, तो उत्तर वैदिक काल में जस्ट विपरीत हो जाता है इसके। यह जो व्यवस्था होती है वो जन्म आधारित हो जाती है। जैसे कि आज है, ये जो व्यवस्था है उत्तर वैदिक काल से चली आ रही है कि जन्म के आधार पर ही जाति का निर्धारण या वर्ण का निर्धारण किया जाएगा। समझ गए? देखिए ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। महिलाओं की स्थिति अपन देख रहे हैं, सभा, समिति, समझ रहे हैं? सभा हुआ, विदर्थ हुआ, इनमें महिलाएं भाग लेती थीं, जबकि समिति में नहीं। तो इनकी जो स्थिति थी वो काफ़ी अच्छी थी। कैसी थी? इसके अलावा यह जो महिलाएं थीं, जो महिलाएं यज्ञ एवं उपवीत में भी भाग लेती थीं, शिक्षा प्राप्त, ये सब कुछ था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसकी स्थिति जस्ट विपरीत हो गई। समझ गए? क्लियर हुआ? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके आगे अपन अभी चल रहे हैं, महिलाओं के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। जैसे ही उत्तर वैदिक काल आता है तो महिलाओं की स्थिति काफ़ी खराब हो जाती है। तो वैदिक काल में जो महिलाएं थीं उनको उपनयन एवं यज्ञ उपवीत भी प्राप्त था, यानी कि यह महिलाएं यज्ञ अनुष्ठानों में भाग ले सकती थीं और लेती थीं। और इसके अलावा महिलाएं पुरुषों के साथ साक्षात्कार करती थीं। उनको कई बार पराजित भी किया है महिलाओं ने साक्षात्कार में। विद्या में बहुत ही अधिक निपुण होती थीं। आपस में आमने सामने बैठकर साक्षात्कार किया जाता था, एक दूसरे के क्वेश्चन का जवाब देना। तो इसमें महिलाओं ने पुरुषों को काफ़ी बार पराजित किया। तो यहाँ पर देख रहे हैं अपन वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। तो अपन ने क्या देखा? समाज में महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। उनको उपनयन एवं यज्ञ उपवीत भी प्राप्त था। उपनयन बोलो साक्षात्कार करना, यज्ञ में भाग लेना, हवन अनुष्ठान करवाना, यज्ञ वगैरह में, इन सब में भाग लेने का अधिकार प्राप्त था। परंतु उत्तर वैदिक काल में नहीं, इनकी स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। समझ गए? ऋग्वेद में कई विद्वान महिलाओं का उल्लेख मिला है। ऋग्वेद में कई विद्वान महिलाओं का उल्लेख भी मिल रहा है। कौन कौन सी जो विद्वान महिलाएं थीं? देखिए, अपाला, घोषा,
देखिए अपाला भी बहुत बड़ी विद्वान महिला थी, घोषा भी थी, इसके अलावा विश्वसरा, चंपा, लोपामुद्रा आदि महिलाओं की जानकारी हमें मिली है। कहाँ से? ऋग्वेद से कि ये महिलाएं जो थीं बहुत अधिक विद्वान थीं। इन महिलाओं ने कई पुरुषों को साक्षात्कार में पराजित कर दिया, यानी फतह हासिल कर ली, जीत हासिल कर ली, क्योंकि संकल्प लिया था इन्होंने विद्या प्राप्त करने का। आप भी अगर संकल्प ठान लो कि हमको पढ़ना है, एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। इसलिए सारे काम छोड़ दो, आज से सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान लगाओ। समझ गए बात? तो आगे अपन देख रहे हैं महिलाओं के लिए विवाह करना अनिवार्य नहीं था। अगर उन्हें लग रहा है कि हमें शादी नहीं करनी है, शिक्षा प्राप्त करनी है, तो ऐसा कोई अनिवार्य रूप से नहीं था। महिलाएं आजीवन अविवाहित रह सकती थीं, ज्ञान प्राप्त कर सकती थीं। तो देखिए जो इनकी विवाह की आयु थी उस समय 16-17 वर्ष की उम्र में इनका विवाह कर दिया जाता था। परंतु अगर महिला की इच्छा नहीं है लड़की की शादी करने की, तो घर वाले जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते थे। इतनी अच्छी व्यवस्थाएं थी, पढ़ाई करती थी, गुरुओं के आश्रम में जाकर पढ़ती थी, वहीं पर रहती थी, वहीं पर क्या करती थी? पढ़ाई वगैरह करती थी, साक्षात्कार करती थी पुरुषों के साथ। क्योंकि जब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर फटाक से दे देंगे। समझ गए? अब आगे इसी में अपन अगला बिंदु देख रहे हैं कि जो महिलाएं आजीवन अविवाहित रहती थी, यानी ब्याह शादी नहीं करती थी, उनको लिए ऋग्वेद में एक शब्द आया है, उन्हें अपन कहते थे अमाजु। क्या कहते थे? अमाजु। कौन सी महिलाओं को? जो आजीवन अविवाहित रहती थीं, उन्हें क्या कहा गया है? अमाजु कहा गया है। ये अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसका बचा कुछ जो भी भाग है वो अपन अगले नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।